साले, तुम पहले रिपोर्ट दो। सुल्तान ने मास्टर साले से मुखातिब होकर कहा और उद्दड़ उमर मास्टर साले ने उसे बताया कि किस तरह एक फोन कॉल टेप हो जाने पर एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और फिर उसने तशद्दुद के सामने उस सेंटर के मुतालिक तमाम तफसीलात बताई। मैं उसे जान बख्शी का लालच देकर उस सेंटर तक ले गया और फिर हमने हॉक बमों की मदद से पूरा सेंटर ही उड़ा दिया, क्योंकि उस सेंटर को इस तरह बनाया गया था कि उसमें किसी सूरत में भी किसी अजनबी या मशकूक आदमी का दाखिला ना हो सकता था। वो आदमी वहां से फरार हो गया, लेकिन दूसरे ही रोज उसकी जली हुई लाश सड़क पर पड़ी मिली। उसे जिंदा जला दिया गया था। बहरहाल सेंटर से हमें एक आदमी जख्मी हालत में मिला। वो मलबे में दबा हुआ था। हम उसे उठा लाए और वहां से दस्तावेजात और कागजात भी मिल गए। डॉक्टरों ने सर-तोड़ कोशिशें करके उस आदमी को बचा लिया और हम उसे हेडक्वार्टर ले आए। हमने उसके मुतालिक इब्तिदाई तहकीकात की। वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुलाजिम था। उसका नाम मिथाइस था। वो 3 सालों से यहाँ रह रहा था। फिर हमने उससे पूछगछ शुरू की, लेकिन उसने हर चीज से अपने आप को लाइल्म साबित करने की कोशिश की। इस दौरान मैंने सोचा कि दस्तावेजात जो कोड में है वो समझ में आ जाए तो उससे मजीद बातचीत की जाएगी, लेकिन फिर वो इंतहाई हैरत अंगेज तरीके से फरार हो गया। उसने अपने जिस्म पर बंधी हुई पट्टियां उतारी, उनसे रस्सी बनाई, स्ट्रेचर की एक साइड तोड़कर उससे कमन बनाकर वो रोशनदान पर पहुंचा। वहां से एक सलाख को उसने तोड़ा और दूसरे कमरे में उतर गया। वहां से वो लिफ्ट के जरिए डॉग रूम में पहुंचा और चौकट्टे के जरिए बाहर सहन में आ गया, जहां से वो खारदार तार पार करके निकलने में कामयाब हो गया। हिफाजती दस्ते ने उस पर फायरिंग की। उसकी टांग पर गोली लगी, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। हिफाजती अमले की जीपों ने उसका ताकुब किया और फिर अचानक वो झाड़ियों में गायब हो गया। उसके बाद उसका अब तक पता नहीं चला। मास्टर साले ने तफसील बताते हुए कहा, हैरत है कि एक अजनबी आदमी हेडक्वार्टर से निकल जाए और हेडमास्टर्स मुंह देखते रह जाए। मास्टर साले, तुम जानते हो कि इसकी क्या सजा हो सकती है? सुल्तान ने इंतहाई करक लहजे में कहा, मैं समझता हूँ बॉस, और हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मास्टर साले ने सर झुकाते हुए कहा, गुड, तुम्हारी ये फर्माबरदारी हमें पसंद आई है। इसे तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ करते हैं, लेकिन आइंदा के लिए माफी का लफ्ज अपने जहन से निकाल देना। रेड चीफ ने कहा, मैं समझता हूँ बॉस, और मैं आपका मशकूर हूँ। मास्टर साले ने जवाब दिया, शहर में क्या हुआ? आखिर मिताइस गया कहाँ? सुल्तान ने पूछा, बॉस, हम सब ने इंतहाई कोशिश की है, चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। अब रेड मास्टर्स हर जगह की तलाशी ले रहे हैं। मास्टर साले ने कहा, तुमने इस बात पर गौर किया कि आखिर मिताइस यहाँ से कैसे फरार हुआ? रेड चीफ ने कहा, बॉस, मैंने तफ्तीश की है। मुझे सिर्फ एक पर शक है, लेकिन आपके इजाज़त के बगैर मैं उस पर हाथ नहीं डाल सकता था, इसलिए आपका इंतज़ार था। मास्टर साले ने कहा, अच्छा, कौन है वो? रेड चीफ ने चौंकते हुए पूछा, आपकी सेक्रेटरी सोफिया। मुझे इत्तला मिली है कि ऐन उसी लम्हे लिफ्ट ऊपर गई है और सोफिया उस वक्त गैलरी नंबर 2 जहां से मिताइस भागा है, सेकंड चीफ के दफ्तर में मौजूद थी। मास्टर साले ने कहा, सोफिया? ओ, हो सकता है। मैं किसी को इस मामले में अलहदा नहीं कर सकता। तुम्हें उस पर पूरा इख्तियार है। रेड चीफ ने सख्त लहजे में कहा, थैंक यू चीफ। वैसे आप कहें तो मैं उसे यहाँ बुलवाकर आप सबके सामने पूछगछ कर लेता हूँ। मास्टर साले ने कहा, वो जानता था कि रेड चीफ सोफिया को बेहद पसंद करता है और सोफिया अक्सर रातें उसके पास गुजारती रहती है, इसलिए वो चाहता था कि जो कुछ हो रेड चीफ के सामने हो, ताकि बाद में वो किसी इंतकामी कार्रवाई का निशाना न बन सके। ठीक है, बुलवा लो उसे, लेकिन वो आसानी से मान जाएगी। रेड चीफ ने कहा, नो बॉस, उसके लिए हमें लाशऊर चेक करने वाली मशीन इस्तेमाल करनी होगी। मास्टर साले ने कहा, तो फिर तो ऑपरेशन रूम में चलना होगा। ठीक है, बाकी मास्टर से मैं बाद में रिपोर्टें लूंगा। पहले चलकर सोफिया वाला मसला हल कर ले। अगर वो वाकई गद्दार रहे तो मैं अपने हाथों से उसे गोली मार दूंगा। रेड चीफ ने खड़े होते हुए कहा, और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मास्टर साले उसके पीछे पीछे था, जबकि बाकी मास्टर्स वैसे ही बैठे रहे। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो एक बड़े कमरे में पहुंच गए, जिसमें सामने के रुख दीवार के साथ एक बड़ी मशीन नस्ब थी। मशीन पूरी दीवार तक फैली हुई थी। मशीन के सामने एक स्ट्रेचर फर्श में नस्ब था, जिसके साथ बहुत सी तारें मुंसलिक थी, और उसके सिरहाने एक कंटोप सा लगा हुआ था। कंटोप में भी बहुत सी तारें उस मशीन के साथ मुंसलिक थी। तुम्हारा क्या इरादा है? उसे बराह रास्त इसके जरिए चेक करोगे?
रेड चीफ ने ऑपरेशन रूम में पहुंचते ही साले से कहा, अगर आप हुक्म दे तो आपके सामने वैसे पूछ-गूछ कर लो, क्योंकि इस मशीन से चेकिंग के बाद उसका दिमागी तवाजुन ठीक ना रहेगा। मास्टर साले ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा, तुम्हें उस पर शक सिर्फ इसी बात पर है कि वो भी मिथाइस की तरह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती है और वो उस वक्त लिफ्ट में मौजूद थी जब मिथाइस फरार हुआ है, या कोई और पॉइंट है? रेड चीफ ने मास्टर साले से मुखातिब होकर कहा, जनाब, नंबर 30 का दफ्तर उसी राहदारी में है। उसका कहना है कि सोफिया उसके कमरे में डिक्टेशन के लिए मौजूद थी। वो जब बाहर निकली तो उसे शक सा हुआ कि बाहर 2 आदमी हैं। वो उठकर बाहर आया तो राहदारी खाली थी। वो वापस चला गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर शक हुआ कि राहदारी में कोई दबे पांव चला है। उसने ख्याल न किया, लेकिन ऊपर जाने वाली लिफ्ट का मीटर चूंकि उसके कमरे में है, उसने उसी वक्त लिफ्ट ऊपर जाती चेक की और फिर थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट वापस आई तो उसने उठकर देखा तो वापस आने वाली सोफिया थी। उसने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन था और तुम ऊपर क्यों गई थी? तो उसने बताया कि उसका पर्स ऊपर उसके कमरे में रह गया था और वो वही लेने गई थी। चूंकि सोफिया का दफ्तर वाकई ऊपर वाली राहदारी में था, इसलिए वो मुतमईन हो गया। वैसे भी उसे मिथाइस के बारे में कोई इल्म न था। बाद में जब मिथाइस के फरार का इल्म हुआ तो नंबर 30 ने मुझे ये तफसीलात बताई। मैं आपकी वजह से खामोश रहा। मैंने सोचा कि मिथाइस को ढूंढ ले, फिर वो खुद ही बता देगा कि यहाँ से फरार में उसकी मदद किसने की है, लेकिन मिथाइस ना मिल सका। मास्टर सालेह ने पूरी तफसीलात बताते हुए कहा, सेंटर में से मिलने वाले दस्तावेजात अब कहाँ हैं? रेड चीफ ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। वो आपके रिकॉर्ड रूम में रेंज 7 के जरिए पहुंचा दी गई हैं, क्योंकि यहाँ किसी से कोड हल ना हो सका। जाहिर है इसके लिए दस्तावेजात किसी बैरूनी माहिर के पास भेजनी पड़ेंगी और मैंने मुनासिब समझा कि आपकी वापसी तक उन्हें महफूज कर दिया जाए। मास्टर साले ने जवाब दिया, रेंज 7 के जरिए दस्तावेजात रिकॉर्ड रूम में पहुंचाने के लिए तो तुम्हें सोफिया की मदद हासिल करनी पड़ी होगी। रेड चीफ ने कहा, जी हाँ, जाहिर है उसके बगैर तो दस्तावेजात किसी सूरत अंदर ना पहुंच सकती थी। अलबत्ता मैं मुतमईन था कि वो सोफिया के जरिए अंदर तो जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते, और मैं खुद उस वक्त तक सोफिया के साथ मौजूद रहा जब तक दस्तावेजात अंदर ना पहुंच गए। मास्टर सालेह ने कहा, ओके, तुम ऐसा करो, साइड रूम में सोफिया को बुला लो, मैं खुद उससे पूछ-गुछ करता हूँ। रेड चीफ ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, बॉस, एक खदशा है कि अगर सोफिया तरबियत याफ्ता साबित हुई तो वो पहले से होशियार होने की वजह से अपने जहन को ब्लैंक कर लेगी और इस तरह हम असल बात मालूम करने से महरूम रह सकते हैं। मास्टर सालेह ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। तो फिर? रेड चीफ ने उलझे हुए लहजे में कहा, सर, बेहतर यही है कि मामूल की चेकिंग का बहाना करके उन्हें चेक कर लिया जाए, इस तरह हम उसका जहन पढ़ लेंगे। मास्टर सालेह ने कहा, लेकिन अगर वो गद्दार साबित ना हुई तो फिर ये गैर मामूली मशीन तो उसे तबाह कर देगी, और अगर वो हल्का मौत की एजेंट है तो फिर इतना तो उसे मालूम होगा कि मामूल की चेकिंग इस मशीन से नहीं होती, इसके लिए दूसरी मशीन है। रेड चीफ ने इस बार कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। मास्टर सालेह रेड चीफ के जज्बात को अच्छी तरह समझता था और उसे सोफिया के साथ उसके ताल्लुकात का भी इल्म था। यही वजह थी कि वो खुलकर बात न कर रहा था। फिर जैसे आपका हुक्म हो, मास्टर सालेह ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। ओके, उसे बुलाओ और मशीन में डाल दो, जो होगा सामने आ जाएगा। चंद लम्हों बाद रेड चीफ ने फैसला कुन लहजे में कहा और मास्टर सालेह ने मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस, ऑपरेशन रेंज। दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, स्पेशल मशीन के ऑपरेटर को मशीन रूम में भिजवा दो। मास्टर सालेह ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रेडल दबाकर एक और नंबर दबा दिया। यस, सोफिया अटेंडिंग। दूसरी तरफ से सोफिया की आवाज सुनाई दी। वो इस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद थी। मिस सोफिया, चीफ बॉस स्पेशल मशीन रूम में मौजूद हैं, आपको तलब किया है, फौरन पहुंच जाएं, वो आपको कुछ हिदायत देना चाहते हैं। मास्टर सालेह ने असल बात को गोल करते हुए कहा। ओके, दूसरी तरफ से सोफिया ने कहा और मास्टर सालेह ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और सफेद एप्रॉन पहने एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। रेड चीफ को वहां मौजूद देखकर उसने बड़े घबराए हुए अंदाज में सलाम किया। सुनो, मिस सोफिया अभी आ रही हैं, हमने उन्हें चेक करना है, लेकिन उन्हें यही मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ मामूल की चेकिंग है और ये मशीन मामूल की चेकिंग भी कर सकती है। मास्टर सालेह ने ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, ऐसा ही होगा सर। ऑपरेटर ने मुअद्दिबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा और मशीन की तरफ बढ़ गया। रेड चीफ खामोश बैठा रहा, उसने कोई बात ना की थी।
चंद लम्हों बाद दरवाजा एक बार फिर खुला और सोफिया अंदर दाखिल हुई। उसने बड़े मुअत्तबाना अंदाज में मास्टर सालेह और रेड चीफ को सलाम किया। मिस सोफिया, मिथाइस के फरार के बाद रेड चीफ ने फैसला किया है कि मामूल की चेकिंग शुरू की जाए। ये मशीन मामूल की चेकिंग के साथ मेकअप भी चेक करती है अगर आप। मास्टर सालेह ने कहा। ओह ठीक है, जरूर होनी चाहिए चेकिंग। सोफिया ने बड़े खुशगवार मूड में जवाब दिया। गुड सोफिया, तुमने ये अल्फाज कहकर मुझे खुश किया है, चीफ ने नर्म लहजे में कहा। आइए मिस सोफिया, मशीन तैयार है। उसी लम्हे ऑपरेटर ने कहा और सोफिया मुस्कुराती हुई स्ट्रेचर पर लेट गई। उसके चेहरे पर मुकम्मल इत्मीनान था क्योंकि उसे इस मशीन की कारकर्दगी के बारे में कतई इल्म न था। ये मशीन अभी हाल ही में हेडक्वार्टर में नस्ब की गई थी। स्ट्रेचर पर लेटते ही ऑपरेटर ने बड़ी फुर्ती से उसके जिस्म पर क्लिप बांधे ताकि वो हरकत न कर सके। उसके बाद उसके सर और चेहरे पर वो कंटोप चढ़ाकर उसने उसे फिट कर दिया और फिर वो मशीन की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन के बटन ऑन करने शुरू कर दिए। मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई और मुख्तलिफ छोटे बड़े बल्ब जलने बुझने लगे और डायलों पर मुख्तलिफ रंगों की सुइयां थिरकने लगी। ऑपरेटर ने एक बड़ा सा हैंडल घुमाया तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई सोफिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और कंटोप के अंदर हल्के सफेद रंग का धुआं सा भर गया। इस सफेद रंग के धुएं के पैदा होते ही उसकी आंखें बंद हुई थी। चंद लम्हों बाद धुआं गायब हो गया लेकिन सोफिया की आंखें बदस्तूर बंद थी। इसका लाशऊर जवाब देने की रेंज पर आ गया है बॉस, सवालात आप करेंगे या? ऑपरेटर ने मुअत्तबाना अंदाज में एक रिसीवर जिसके साथ तार का गुच्छा मौजूद था हाथ में लेते हुए कहा। मुझे दो ये रिसीवर, मास्टर सालेह ने कहा और रिसीवर ऑपरेटर के हाथ से ले लिया। तुम करो सवालात, रेड चीफ ने सख्त लहजे में कहा और मास्टर सालेह ने सर हिलाते हुए रिसीवर के साथ लगे हुए बटन को दबाया। तुम्हारा नाम क्या है? मास्टर सालेह ने इब्तिदाई सवाल किया। सोफिया। मशीन से एक मशीनी आवाज बुलंद हुई जबकि सोफिया के लब उसी तरह बेहरकत रहे थे। लाशऊर से निकलने वाले जवाब को इस मशीन ने खुद ही अल्फाज का जामा पहना दिया था। हल्का मौत को जानती हो? मास्टर सालेह ने कहा। हाँ जानती हूँ, सोफिया की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? मास्टर सालेह ने इस बार बराह रास्त सवाल कर दिया और रेड चीफ भी इस सवाल को सुनकर आगे की तरफ झुक आया। मैं हल्का मौत की थर्ड लाइन एजेंट हूँ, मशीन ने जवाब दिया और ये जवाब ऐसा था कि रेड चीफ बेख्तियार कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया जबकि मास्टर सालेह के लबों पर मानी खेज मुस्कुराहट उभर आई। ओ, इसका मतलब है कि ये गद्दार है और हमारे दरमियान मौजूद है, रेड चीफ ने दांत पीसते हुए कहा। यस बॉस, अब तो बात साफ हो गई है, मास्टर सालेह ने कहा। ओ हैरत अंगेज, अगर ये जवाब मेरे कान खुद ना सुनते तो शायद मैं यकीन ना करता, रेड चीफ ने कहा और इस बार वो बेचैनी के से अंदाज में वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसकी चमकदार आंखों में गुस्से के चिराग से भड़कते महसूस होने लगे थे। उसे शायद अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि एक गद्दार को वो अपने साथ इस हद तक चिमटाए हुए था। सोफिया, मिथाइस को जानती हो? मास्टर सालेह ने पूछा। मिथाइस कटियाक सेंटर का थर्ड चीफ है, सोफिया ने जवाब दिया और मास्टर सालेह चौंक पड़ा। उसे ख्याल भी ना था कि मिथाइस इस कदर अहमियत रखता था। मिथाइस हेडक्वार्टर से फरार कैसे हुआ? मास्टर सालेह ने पूछा और सोफिया ने जवाब में राहदारी में अचानक मिथाइस के मिलने से लेकर उसे डॉग रूम में दाखिल करने तक की तमाम तफसीलात बता दी। अब मिथाइस कहाँ मौजूद है? मास्टर सालेह ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, सोफिया ने जवाब दिया। तुमने मिथाइस के बाद किससे बातचीत की है? मास्टर सालेह ने किसी ख्याल के तहत पूछा। सुपर चीफ से। मैंने उसे दस्तावेजात के मुतालिक बताया है कि वो रिकॉर्ड रूम में पहुंच गई हैं और सुपर चीफ के पूछने पर मैंने उसे रिकॉर्ड रूम में निकलने और बंद होने और हेडक्वार्टर के अंदरूनी साख्त और उसके हिफाजती इंतजामात की तमाम तफसीलात बता दी हैं, सोफिया ने जवाब दिया। क्या हल्का मौत के लिए ये दस्तावेजात अहम हैं? मास्टर सालेह ने पूछा। हाँ, बेहद अहम, इसीलिए सुपर चीफ ने बताया है कि हेडक्वार्टर ने 2 सुपर एजेंट्स डगलस और अरसलान को इन दस्तावेजात की बरामदगी का मिशन सौंपा है, सोफिया ने जवाब दिया। ये दोनों एजेंट यहीं कटियाक में रहते हैं? मास्टर सालेह ने सवाल किया। नहीं, ये बाहर रहते हैं और कहाँ रहते हैं ये मुझे नहीं मालूम, सोफिया ने जवाब दिया। ये यहाँ आकर किससे रब्ता कायम करेंगे और किस रूप में आएंगे? जो तफसीलात भी तुम्हें मालूम हो वो बताओ,
मास्टर साले ने पूछा। सुपर चीफ ने मुझे बताया था कि ये दोनों यहाँ पहुंचेंगे और फिर जब सुपर चीफ मुनासिब समझेगा मुझे उनसे मिला देगा और मैं उन्हें तफसीलात बता दूंगी। हेडक्वार्टर के मुतालिक इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, सोफिया ने जवाब दिया। ये सुपर चीफ कौन है और कहाँ रहता है? मास्टर साले ने कहा। मुझे उसके मुतालिक कोई इल्म नहीं है और ना ही उससे मुलाकात हुई है और ना ही मैं उसकी रिहाइशगाह से वाकिफ हूँ। वो हमेशा खुफिया रहता है, सिर्फ सेंटर के मामलात की निगरानी करता है, सोफिया ने जवाब दिया। फिर तुम्हारी उससे बातचीत कैसे होती है? मास्टर साले ने पूछा। बस किसी रोज किसी वक्त उसका अचानक फोन आ जाता है, वो सुपर चीफ के अल्फाज किसी भी आम फिक्रे में कह देता है, मैं समझ जाती हूँ और फिर कोड में उससे गुफ्तगू हो जाती है, सोफिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज और लहजा कैसा है? मास्टर साले सुपर चीफ के मुतालिक कोई ना कोई क्लू हासिल करना चाहता था। हर बार उसकी आवाज और लहजा बदल जाता है, सिर्फ सुपर चीफ के कोड अल्फाज ही उसकी पहचान है, सोफिया ने जवाब देते हुए सारे रास्ते बंद कर दिए थे। बॉस, मजीद कुछ पूछना बेकार ही होगा, मास्टर सालेह ने रेड चीफ की तरफ मुड़ते हुए कहा। सुनो, मेरे जहन में एक नया मंसूबा आया है। अगर सोफिया सही हालत में मशीन से बाहर आ जाए तो उसे खुद भी मालूम ना होगा कि उसने क्या बताया है और हम उसकी तरफ से इत्मीनान का इजहार कर देंगे। इसके बाद इसकी खुफिया निगरानी की जाए, इसके दफ्तर और घर के फोन टेप किए जाएं। इस तरह हम सुपर चीफ तक भी पहुंच सकते हैं और फिर सोफिया यकीनन हल्का मौत के उन दोनों एजेंट से भी मिलेगी। इस तरह हम इसकी निगरानी करके उन्हें भी पकड़ सकते हैं, रेड चीफ ने कहा। यस बॉस, वाकई ये बहुत अच्छा मंसूबा है। ऑपरेटर, मास्टर साले ने रेड चीफ को जवाब देकर आखिर में ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, ऑपरेटर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कोई सूरत है कि मशीन बंद हो जाने के बाद सोफिया का तवाजुन दुरुस्त रहे? मास्टर साले ने कहा। यस सर, अगर मशीन बंद होने से पहले मिस सोफिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो इसका जहन सो जाएगा और फिर मशीन बंद कर दी जाए तो वो उसके जहन को नुकसान न पहुंचाएगी। अभी मशीन ऑन है इसलिए अभी मौका है, ऑपरेटर ने जवाब दिया। ओह वेरी गुड, लगाओ इंजेक्शन, मास्टर सालेह ने मसरत भरे लहजे में कहा। और ऑपरेटर ने एक अलमारी से एक ट्यूब निकाली, उसमें एक सिरिंज और महलूल मौजूद था। उसने इस महलूल का इंजेक्शन मिस सोफिया के बाजू में लगा दिया और ट्यूब वापस अलमारी में रखकर वो मशीन के एक बड़े डायल को गौर से देखने लगा, जिसकी सुई आहिस्ता आहिस्ता वापस चली जा रही थी। इस सुई से जाहिर हो रहा था कि सोफिया का जहन सोता जा रहा है। जब सुई सिफर पर पहुंच गई तो ऑपरेटर ने मशीन के बटन ऑफ करने शुरू कर दिए और फिर उसने उसके चेहरे से कंटोप भी अलहदा कर दिया। सोफिया अब स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ी हुई थी। कितनी डोज दी है? मास्टर साले ने पूछा। सिर्फ 10 मिनट बाद ये खुद ब खुद होश में आ जाएगी। मैंने इतनी डोज दी है कि सिर्फ मशीन बंद होते वक्त इसका जहन सोया हुआ हो, उसके बाद कुदरती दिफाई निज़ाम हरकत में आ जाता है और ये 10 मिनट बाद होश में आ जाएगी, ऑपरेटर ने वजाहत करते हुए कहा। और मास्टर साले ने सर हिला दिया और फिर वाकई 10 मिनट बाद सोफिया की पलकें थरथराई और उसके जिस्म में हरकत पैदा होने लगी। मास्टर साले के इशारे पर ऑपरेटर ने उसके जिस्म पर बंधे हुए स्ट्रेप भी खोल दिए और चंद लम्हों बाद सोफिया मुकम्मल तौर पर होश में आ गई थी। थैंक यू मिस सोफिया, आप तो बिल्कुल ओके साबित हुई हैं, मास्टर साले ने मुस्कुराते हुए कहा। और सोफिया मुस्कुराती हुई स्ट्रेचर से उठ खड़ी हुई। अब सोफिया को भेजकर दूसरों को बुलाओ, रेड चीफ ने कहा और सोफिया को बाहर जाने का इशारा किया और सोफिया मुतमईन अंदाज में सर हिलाती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। किंग मार्टिन का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सिया पड़ा हुआ था और उसके सामने कुर्सियों पर 2 आदमी सर झुकाए बैठे हुए थे। तो अब इस इमरान ने हल्का मौत के मामलात में हाथ डाल दिया है, किंग मार्टिन ने दांत पीसते हुए कहा। यस बॉस, यही रिपोर्ट है। उसने ब्लैक टार्ट से मकामी सेंटर के रिकॉर्ड के मुतालिक पूछगुछ की और कोई ऐसा दाव उस पर इस्तेमाल किया कि उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। तहखाने में होने वाले तमाम वाक़ये की टेप और वीडियो फिल्म आप देख ही चुके हैं, एक आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ, आज तक मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि सेंटर सामने ना आए और हमारा काम खुफिया तौर पर चलता रहे और आज तक मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा हूँ। लेकिन आखिर इमरान को हल्का मौत के मुतालिक और मकामी सेंटर के मुतालिक इस कदर मालूमात कैसे मिल गई, मैं इस बात पर हैरान हूँ, किंग मार्टिन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे अभी अभी रिपोर्ट मिली थी कि ब्लैक टार्ट और उसके साथियों को किसी प्रिंस और उसके बॉडी गार्डों ने तहखाने में आकर कत्ल कर दिया है।